Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit, please subscribe the channel. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear friends, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट होली आपकी बहुत अच्छी हो। इस साल तो होगी ही, लेकिन नेक्स्ट होली का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी का दिन मंगलमय हो। विलियम वर्ड्सवर्थ 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ पहले ही लाइव सेशन ले रखा है, तो उससे आप बात कर लीजिए। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्यारा सा ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, लिरिकल बैलाड्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। 30 सेकंड का समय है। ए, बी, सी, डी, चारों में से आपको राइट आंसर चुनना है। लिरिकल बैलाड पहली बार कब पब्लिश किए गए थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। 1798 को फर्स्ट पब्लिशन माना जाता है इनका, और दूसरा पब्लिशन 1800 को सेकंड पब्लिशन का है 1800। जो सेकंड एडिशन था ये फर्स्ट एडिशन है। ओके, मतलब फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन, जिसमें सेकंड एडिशन में वर्ड्सवर्थ का फेमस प्रीफेस भी शामिल है। इसमें क्या है सेकंड में? फेमस प्रीफेस। ये सेकंड वाला, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट पब्लिकेशन मानेंगे 1798 है। राइट जवाब उसका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। लिरिकल बैलाड्स वाज अ जॉइंट वर्क ऑफ। लिरिकल बैलाड जॉइंट वर्क था, सामूहिक कार्य माना जाता है। किस किस का? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट आंसर आप पढ़ेंगे और फिर इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा माय डियर। लिरिकल बैलाड जो है दो व्यक्तियों का जॉइंट वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहाँ जरूरत होगी डिटेल की वहाँ डिटेल बताया जाएगा, अन्यथा आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 इज कंसिडर्ड। हम पहले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। जो हमारा 1800 का एडिशन है लिरिकल बैलाड का, वो प्रीफेस वर्ड जुड़ा हुआ है। सॉरी, तो इसमें इज कंसीडर्ड क्या माना जाता है? ए, बी, सी और डी में से आप राइट जवाब देंगे। फटाफट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर माय डियर, रोमांटिक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रोमांटिक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, ये मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है। इसके लिए मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म इन
इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर इसके लिए ए भी माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट माय डियर। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री एज। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को किस तरह से डिफाइन किया है? ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को डिफाइन किया है, पोइट्री इज, देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा शॉर्ट में है तो इसको हम मार्क कर देते हैं। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वैसे उन्होंने लिखा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। इससे पहले पोइट्री इज और जोड़ दीजिए, हमारा पूरा उनका डेफिनेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री अपना ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति कहाँ से ली गई है? ए, बी, सी और डी, चारों में से राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए उन्होंने डेफिनेशन दी थी पीछे, कहा था कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसी तरह से उन्होंने इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी ये भी जोड़ा था। क्या जोड़ा था? कि पोइट्री जो है, पोइट्री अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से आती है? इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब इमोशंस के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है ट्रैंक्विलिटी, विभिन्न प्रकार की इसकी जो गति होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये ओरिजिन बताया गया, इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की लैंग्वेज को बताया कि पोइट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ए, बी, सी, डी में से फटाफट आप आंसर मार्क करेंगे। तो उसका राइट आंसर है, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज वास्तविक होनी चाहिए और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई, मानव द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई भाषा ही पोइट्री की जो है वास्तविक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, मतलब व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा यूज की गई लैंग्वेज होनी चाहिए। उन्होंने आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन को, क्या था वर्ड्सवर्थ ने, आर्टिफिशियलिटी को रिजेक्ट किया था। क्या क्या रिजेक्ट किया था? आर्टिफिशियल लैंग्वेज देने का मतलब कोई पोएट्री का होता नहीं है, इसलिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? रियली यूज्ड बाय मैन। ऑप्शन बी इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द सेंट्रल थीम ऑफ मोस्ट पोएम्स इन लिरिकल बैलाड्स इज। लिरिकल बैलाड्स में जो अधिकांश पोएम्स है उनका सेंट्रल थीम क्या है? ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन में से फटाफट आप आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप बताना है आपको। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, रस्टिक लाइफ एंड कॉमन मैन। उन्होंने जो रस्टिक लाइफ था, ग्रामीण जीवन, और कॉमन मैन एक सामान्य व्यक्ति, ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रल थीम दिया गया था लिरिकल बैलाड का, रस्टिक लाइफ एंड कॉमन मैन। उनका जो फोकस था वर्ड्सवर्थ साहब का, हम्बल रूरल लाइफ पर था। किस पर था? हम्बल रूरल लाइफ, तो उन्होंने फोकस किया था। तो इसी बेस पर कहा गया रस्टिक लाइफ एंड कॉमन मैन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हु रोट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर किसने लिखा था? ए, बी, सी,
डी। चारों में से आंसर करेंगे। देखिए लिरिकल बैलाड दोनों लोगों का मिला जुला वर्क रहा है, वर्dsworth का और कॉलरिज का। तो जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो वर्क किसका है, किसने लिखा था? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, कॉलरिज की, सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था। और ये किस में समाहित है? ये हमारा लिरिकल बैलाड में ये वर्क है। लिरिकल बैलाड में ये आपका वर्क जो है समाहित। ज्वाइंट वर्क अभी तो माना गया है। वर्dsworth बिलीव्ड दैट रस्टिक लाइफ इज, फटाफट आंसर करेंगे। वर्dsworth का विश्वास था कि रस्टिक लाइफ क्या होता है? ABCD में से राइट आंसर होगा। उन्होंने कहा था कि जो रस्टिक लाइफ होता है वो नेचर से पूरी तरह से नज़दीक होता है और पूरी तरह से कंप्लीट और प्योर होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। ऐसा रस्टिक लाइफ के बारे में बताया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे सीधे साधे लोग पहले रहे, अब तो थोड़ा सा आदमी सेल्फिश होता जा रहा है, तो उनका लाइफ जो है बिल्कुल सिंपल माना जाता है, छलावा नहीं उनके अंदर तक। क्लोजर टू नेचर एंड प्योर, रस्टिक लाइफ उनके अनुसार में विश्वास था। क्लोजर टू नेचर, प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक, वास्तविक एंड प्योर और शुद्ध है, इसमें कोई किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। तो उनकी पैशन है ऑफ हार्ट एसेंशियल एक्सप्रेसेस, जो भी बात कहते हैं उनकी जो हार्ट से निकल करके आती है, तो उन्होंने इसीलिए जो है उन्हें विश्वास था कि रस्टिक लाइफ एक तरह क्लोजर टू नेचर एंड प्योर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड, रोमांटिसिज्म किस चीज़ पर जोर देती है, किसको एम्फेसाइज करती है? A, B, C और D में से राइट आंसर आप बताएंगे। तो उन्होंने देखिए रोमांटिसिज्म है एक कल्पना और भावनाओं में एक तरह की अभिव्यक्ति होती है। तो ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर, इमेजिनेशन एंड इमोशन। ऑप्शन बी, रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन और इमोशन पर ज़्यादा जोर देता है। रोमांटिक पोइट्री वास्तव में एक रिएक्टेड करती है अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, मतलब न्यू क्लासिसिज्म के एक अगेंस्ट होती है, तो इसलिए इमेजिनेशन और इमोशन पर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन लिरिकल बैलाड्स आर मेनली फाउंड इन पोइम्स बाय, सुपर नेचुरल एलिमेंट मोस्टली जो पाए गए हैं लिरिकल बैलाड में, तो वो पोइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? सुपर नेचुरल एलिमेंट ज़्यादातर किसके वर्क में ज़्यादा हैं? तो सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है कॉलरिज साहब के वर्क में ज़्यादा दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ भी जो है उनका एक ऑर्डिनरी लाइफ है, और सुपर नेचुरल वर्क मतलब कॉलरिज का है। तो इसमें सुपर नेचुरल जो पोइट्री एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो बैलाड्स में समाहित हैं। वो किसके द्वारा है? तो उनकी पोएम है, ये वर्ड्सवर्थ की नहीं बल्कि कॉलरिज की पोएम्स, उनका ऑर्डिनरी लाइफ से संबंध है, ये सुपर नेचुरल। तो कॉलरिज की पोएम सुपर नेचुरल मानी जाती है। द प्रीफेस वाज मेनली रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपसे पूछ रहा है कि प्रीफेस मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया था? प्रीफेस कब आया था? देखिए प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1800 में, और उसको विस्तारित किया गया था, देखिए ध्यान दीजिए, 1798 में फर्स्ट एडिशन, ठीक, बैलाड का, और 1800 में इसका सेकंड एडिशन। ये क्या था? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, ठीक। अब 1802 1802 में इसको एक्सपेंड किया गया था,
एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित किया गया था 1802 में। तो ये किसकी रचना इन्होंने खास तौर से किसने लिखा था इसे पूरी तरह से, तो इसे वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ या वर्ड्सवर्थ। ओके, एडवांस नॉलेज भी हम साथ साथ लेते रहेंगे, जहाँ जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री अपोजेस। वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोइट्री है किसको अपोज करती है, किसका विरोध करती है, किसके विरोध में खड़ी हुई है। पीछे भी अब देख चुके हैं कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं रही वर्ष रहा है आर्टिफिशियलिटी ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री से अपोजिट रहा है। न्यू क्लासिकल पोइट्री में क्या है, आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा है, उसमें बनावटीपन देखा हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यू क्लासिसिज्म। रोमांटिसिज्म किससे अपोजिट में है, न्यू क्लासिसिज्म। जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री है न्यू क्लासिसिज्म के अपोजिट रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए माय डियर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री शुड बी। मैंने पूछा है कि पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। ए बी सी डी में से फटाफट आंसर करेंगे। तो वर्ड्सवर्थ ने हम्बल लाइफ और रस्टिक लाइफ इन सब के लिए ज़्यादा उन्होंने चुना था। तो इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ आप समझिए, जो भी घटनाएं हैं वो उन्होंने कहाँ से ज़्यादातर ली थी, इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ। सब्जेक्ट मैटर उन्होंने चुना था सामान्य मानव के जीवन, देहात क्षेत्रीय लोगों के जीवन से संबंधित पोइट्री लिखी थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है। लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बेसिक रूप से किसके लिए कौन प्रभावित हुआ था। ए बी सी डी में से आंसर करेंगे। तो वर्ड्सवर्थ साहब जो है पूरी तरह से इंस्पायर्ड हुए थे, उन्हें इंस्पायरेशन मिली थी बाय द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी से पूरी तरह से वो इम्प्रेस हुए थे। तो इसमें कौन थे, वर्ड्सवर्थ थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ड्सवर्थ डीपली पूरी तरह से इससे वो प्रभावित हुए थे। ओके, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं माय डियर, वर्ड्सवर्थ कंसीडर्स द पोइट टू बी। वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार का पोइट माना जाता है, फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी और डी। तो वर्ड्सवर्थ जो है एक तरह के पोइट उनको माना जाता है ए मैन स्पीकिंग टू मैन वट विद मोर सेंसिबिलिटी। तो उनको ए मैन स्पीकिंग टू मैन, एक व्यक्ति एक आदमी से बात करना, अर्थात इनके लिए माना जाता है ए मैन स्पीकिंग टू मैन। इस तरह से ऑप्शन हमारा 20 का राइट आंसर होगा माय डियर, अ मैन स्पीकिंग टू मैन। एक व्यक्ति बोल रहा है टू मैन व्यक्तियों से, मतलब इनकी कविताएं ऐसे पढ़ेंगे जैसे दो व्यक्तियों के बीच में वार्ता हो रही है, रस्टिक लाइफ से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं। इमेजिनेशन इन रोमांटिक पोइट्री इज। रोमांटिक पोइट्री में इमेजिनेशन क्या है, ए बी सी और डी। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको देखना है। 30 सेकंड का समय है। देखिए, जो रोमांटिक पोइट्स है, जो भी रोमांटिक पोइट रहे, उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशन। उन्होंने जो है सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशन। उनका पूरा पूरा कंप्लीट उनका जो इम्पोर्टेंस किसको दिया था, उन्होंने इमेजिनेशन, कल्पनाओं को। तो आंसर इसका सी होगा, क्रिएटिव एंड विटाल, क्रिएटिविटी
ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्रिएटिव एंड बेटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने सी आंसर दिया उनके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द 18 प्रीफेस एडेड डिस्कशन ऑन, 1802 का प्रीफेस जिसमें जोड़ा गया था तो किस पर डिस्कशन किया गया था इसमें ज़्यादा? ए बी सी डी, चारों में से राइट आंसर फटाफट आप मार्क करेंगे। देखिए 1800 में प्रीफेस आया था लिरिकल बैलाड का और 1802 में इसको एक्सपेंड किया गया था। तो इस पर जो है किस पर डिस्कशन किया गया था? तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, पोएटिक डिक्शन पे किया था। तो उनका क्रिटिसाइज था पोएटिक डिक्शन पे था, उसको क्रिटिसाइज किया था, एनालाइज किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, पोएटिक डिक्शन। 18 के जो एक्सपेंड किया गया था, ठीक, तो उस प्रीफेस के दौरान पोएटिक डिक्शन पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ पोइट्री मेनली रिफ्लेक्ट्स, मोस्टली वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है किसको रिफ्लेक्ट करती है? ए बी सी डी, फटाफट आंसर करेंगे। अदगी वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर माना जाता है। नेचर को उन्होंने एक लिविंग प्रेजेंस पैंथेइज्म शो किया है। तो सीधी सी बात है, पैंथेस्टिक व्यू ऑफ नेचर, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ नेचर चीजें आ जाए, नेचर वर्ड है तो वो तो वर्ड्सवर्थ से आराम से रिलेट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पैंथेस्टिक व्यू ऑफ नेचर, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लिरिकल बैलाड मार्क द बिगिनिंग ऑफ, लिरिकल बैलाड की शुरुआती क्या मार्क किया गया था? तो ए बी सी और डी, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए लिरिकल बैलाड जो आपके आई थी रचना 1798 में आई थी, फर्स्ट इसका एडिशन हुआ था। और इसका पब्लिशन ऐसा माना जाता है कि इसके स्टार्टिंग से ही इंग्लिश का जो है रोमांटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, रोमांटिक एज। ठीक, शुरुआत रोमांटिक एज यहीं से शुरू होती है। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। मेहनत करते रहिए, गुजियाँ खाते रहिए, रंग लगाते रहिए जीवन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, हैप्पी होली।